वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है, हम कृषि विज्ञान की एक क्लास लेके आए हैं। हम लोग इसमें पीछे पढ़ चुके हैं जलीय क्षरण क्या होता है, जलीय क्षरण के प्रकार कौन कौन से हैं। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर हम कारकों की बात करें तो पहला कारक है जलवायु, दूसरा कारक है स्थलाकृति, फिर है मृदा गुण, बाद में वनस्पति का प्रभाव और पांचवा है मानवीय कारक। हम अलग अलग इन सब का क्रम वाइज हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है ये भी जलीय क्षरण को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि जलीय क्षरण कैसे होगा। मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, वर्षा की जो गहनता है वो बहुत तेज है, लेकिन अगर वो थोड़े समय के लिए बारिश हुई है, वर्षा की गहनता ज्यादा है और कम समय के लिए बारिश हुई है, उस स्थिति में जलीय क्षरण नहीं होगा। दूसरी स्थिति, अगर वर्षा की गहनता कम है और ज्यादा समय के लिए वर्षा हो रही है, उस स्थिति में भी जलीय क्षरण नहीं होगा। लेकिन अगर वर्षा की गहनता और समय दोनों ही ज्यादा है, उस स्थिति में जलीय क्षरण होगा, जल का कटाव होगा। जल जो है तेज बहते हुए पानी के साथ वहां से मृदा जो है कटकर दूर से स्थान पर चली जाएगी। इस प्रकार से कह सकते हैं जलवायु जो है ये जलीय क्षरण को प्रभावित करती है। जलवायु की अगर हम बात करें तो तापमान क्या करता है, अगर तापमान अधिक है तो मृदा में मौजूद जो पोषक तत्व हैं, उन जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, जिस वजह से भी चट्टानें जो है वो टूट कर बिखर जाती है और जल के द्वारा मृदा का क्या होता है, क्षरण होता है, जो जलीय क्षरण कहलाता है। ये जलवायु से संबंधित कारक, प्रभावित करने वाला कारक था। अगर हम बात में स्थलाकृति, स्थल यानी जमीन, आकृति, अगर स्थल की आकृति ढालू है, ढलान वाली जगह है, तो ढलान वाली जगह पर अगर स्थलाकृति ढालू वाली है, ढलान वाला वो भूभाग है, तो वहां पर जलीय क्षरण होगा, वहां पर जलीय क्षरण होगा, क्योंकि ढाल वाली जगह पर पानी जो है वो तेज गति से बहता हुआ आगे बढ़ता है और मृदा को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इस प्रकार से स्थलाकृति भी जलीय क्षरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर हम मृदा गुणों की बात करें, अलग अलग मृदा के अलग अलग गुण हैं। जैसे बलुई मृदा है, उसके गुण अलग प्रकार, क्योंकि उसका कणाकार अलग होगा, है, रंध्रावकाश अलग प्रकार के कम या ज्यादा होंगे, हैं। अपन उसकी मटियार मृदा की बात करें या ऊसर भूमि की बात करें तो सभी के गुण अलग अलग हैं। ऊसर भूमि जो है वो पानी में जल्दी घुल जाती है और पानी में घुलकर गंदरे पानी के रूप में दूसरे स्थान पर चली जाती है। अगर बलुई मृदा की बात करें तो बलुई मृदा के कण जो होते हैं बड़े होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और ऐसी मृदा का जो कटाव है या क्षरण जो है वो जल के द्वारा ज्यादा होता है। अगर मेटियार मृदा की बात करें तो इसके कण जो होते हैं वो महीन होते हैं और आपस में मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से मटियार मृदा जो है उसका क्षरण क्या होगा, जल द्वारा उसका क्षरण कम होगा, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी, अपने स्थान से नहीं हटेगी। ये मृदा गुण में आता है। अगर हम बात करें वनस्पति का प्रभाव, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही ज्यादा जो है अपना जो भूमि है वो क्या करेगा, पानी ज्यादा सोखेगी, पानी क्या होगी, ज्यादा सोखेगी। इसके साथ साथ पेड़ पौधे या जो पादप हैं, जो घास हैं, वो अपनी जड़ों के द्वारा मृदा के कणों को पकड़े हुए रखते हैं, बांधे हुए रखते हैं, जिस वजह से जो है पानी के साथ जो है मृदा का क्षरण नहीं होता। दूसरी बात, बड़े बड़े विशाल आकार के पेड़ पौधे, वो जो उनकी पत्तियां हैं, वो पत्तियां वर्षा की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले रोकती है। हमने जलीय क्षरण में पहला क्षरण पढ़ा था बौछार क्षरण, जिसके अंदर हमने पढ़ा वर्षा की बूंदें जब धरती गिरती है तो मृदा के कणों को तितर बितर करती थी, बिखेर देती है। तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वर्षा की बूंदें जो पहले पत्तियों से टकराएगी और नीचे नहीं आ पाएगी। इस वजह से वनस्पति की जो है ये भी जलीय क्षरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो मृदा का क्षरण क्या होगा, कम। मानवीय कारक, मानव भी कुछ गतिविधियां ऐसी करती है, ऐसा मानव भी कुछ गतिविधियों ऐसी गतिविधियों को करता है जिस वजह से जलीय क्षरण प्रभावित होता है, मृदा का क्षरण होता है। जैसे ढालू वाले जो भाग हैं, तो जिस दिशा में ढाल है उसी दिशा में खेती करना, उसी दिशा में क्या करना, खेती करना, मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है। बिना कोई खाद दिए एक स्थान पर लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल की क्या करना, खेती करना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो जलीय क्षरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
मैंने आपको इन पांचों के बारे में अध्ययन करवाया। अब आप अपनी नोटबुक लें और प्रत्येक अपनी कॉपी में क्या करें, इन्हें नोट करें। तो सबसे पहले जो कारक है वो है जलवायु। जलवायु में क्या लिखेंगे, जलवायु में अपन ये लिखेंगे कि वर्षा की गहनता, अवधि, वो आवर्ती का मृदा क्षरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या मतलब हुआ कि वर्षा की गहनता, अवधि और आवर्ती का जो है मृदा क्षरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा वर्षा होगी तो ज्यादा मिट्टी का क्षरण होगा, कटाव होगा। कम वर्षा होगी तो कम कटाव होगा। इसमें आगे लिखो, इसी प्रकार यदि वर्षा की गहनता ज्यादा है लेकिन यह वर्षा कम समय के लिए होती है तो मृदा क्षरण कम होगा। आगे देखें, यदि ज्यादा समय के साथ वर्षा कम गहनता से हो रही है तब भी क्षरण कम होगा, लेकिन वर्षा की गहनता व समय दोनों ज्यादा है तो मृदा क्षरण भी ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि वर्षा की गहनता, उसकी अवधि का मृदा क्षरण पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर जैसे अभी मैंने पहले बताया, अगर वर्षा की गहनता ज्यादा, मारवाड़ी बोला मैं जो भयंकर हो रही है, बहुत ही जाडी बारिश हुई है, तो वो वर्षा की गहनता, अगर वर्षा की गहनता ज्यादा है लेकिन कम समय के लिए बारिश हुई है, थोड़े समय के लिए ही ऐसी बारिश हुई है, ऐसी स्थिति में मृदा का क्षरण कम होगा या नहीं होगा। अगर कम गहनता वाली वर्षा ज्यादा समय के लिए भी हो जाए तो भी मृदा का क्षरण नहीं होगा, लेकिन वर्षा की गहनता और समय दोनों ज्यादा है, मतलब लंबे समय तक अगर वर्षा गहनता के साथ बरसती है तब मृदा का क्षरण क्या होगा, ज्यादा होगा। यह था जलीय क्षरण को प्रभावित करने कारकों में पहला जलवायु। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। जलवायु के बाद में आता है स्थलाकृति। जलवायु के बाद में आता है स्थलाकृति। भूमि का आकार कैसा है, तो भूमि में, समतल भूमि में तो मृदा का क्षरण होगा नहीं, ढालू भूमि पर ज्यादा होता है। तो इसमें हमने पढ़ चुका है, फिर से देखें, सुने और लिखें। ढालू भूमि पर मृदा का क्षरण ज्यादा होता है क्योंकि
पानी के बहने की गति तेज होती है। जितनी अधिक ढाल होगी मृदा का क्षरण उतना ही ज्यादा होगा। खेत है, ढाल वाली भूमि है, तो वहां पर मृदा का क्षरण क्या होता है? ज्यादा। ये मान लो ढाल वाला खेत है थोड़ी मतलब ढालू ऐसे जमीन है, समतल जमीन तो ऐसे होगी, ये ढालू है, पानी की बौछारें पड़ेगी तो पानी जो अपने तेज गति के साथ बहेगा और अपने साथ मृदा को क्षरण करके ले जाएगा। ये ढाल जितनी ज्यादा होगी उतनी तेज गति से पानी बहेगा, वो मृदा का क्षरण क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम अगले कार्य की बात करें तो अगला कार्य है मृदा गुण। मृदा गुण में हम लोग ने अभी मैंने आपको समझाया कि बलुई मृदा में कणों का बिखराव ज्यादा होता है, इसलिए ऐसी मृदा का क्षरण भी ज्यादा होगा। अगली मृदा मटियार मृदा का उदाहरण बताया था। मटियार मृदा के कण महीन होते हैं तथा आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए ऐसी मृदा का क्षरण कम होता है। ऐसी मृदा का क्षरण कम होता है। जैसे एक और मृदा थी ऊसर मृदा। ऊसर मृदा पानी में जल्द ही घुल जाती है और क्षरण को बढ़ावा देती है। मतलब क्या हुआ कि जो बलुई मृदा होती है उस मृदा के जो कण हैं वो बड़े बड़े होते हैं और अंतरावकाश भी ज्यादा होता है। तो ये मृदा जो है बलुई मृदा बिखराव ज्यादा होता है, फैले हुए ज्यादा रहते हैं, तो ये पानी के साथ आसानी से बह कर चले जाते हैं। वो बलुई मृदा का क्षरण जो होता है, कटाव जो होता है वो ज्यादा होता है। जबकि जो मटियार मृदा होता है, मटियार मृदा जो होती है उसके कण क्या होते हैं? महीन होते हैं और उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी ज्यादा होती है और इस मटियार मृदा की जल सोखने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, इसलिए मटियार मृदा का जो क्षरण है वो क्या होता है? कम होता है। जबकि जो ऊसर मृदा होती है वो पानी में जल्दी घुल जाती है और घुलकर अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चल जाती है, तो क्षरण क्या होता है? ज्यादा होता है। ये था मृदा गुण। अगर हम जलीय क्षरण के अगले कारक की चर्चा करें, प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें अगला कारक है वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव वनस्पति का प्रभाव इसमें मैंने आपको बताया जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही कम मिट्टी का क्षरण क्या होगा? कम होगा। मृदा जो है वो पानी को उतनी ज्यादा क्या करेगी? सोखेगी। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे मृदा उतनी ही ज्यादा पानी को क्या करेगी? सोखेगी। और ये जो पेड़ पौधे और ये जो घास हैं इनकी जड़ें जो है ये मृदा के कणों को जकड़े हुए रखती है, पकड़े हुए रखती है, ताकि मृदा का जो क्षरण है वो कम से कम है। वो इसीलिए कहा जाता है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर हमने एक पेड़ काटा तो उसके बदले में 2 पेड़ लगाने चाहिए। कई फायदे हैं, हमें फल फूल प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, छाया प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है, साथ साथ वनस्पति जो है वो मृदा क्षरण को रोकने में भी क्या है? सहायक है। तो वनस्पति के प्रभाव में लिखें
जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही अधिक मृदा जल को अवशोषित करेगी। जल को अवशोषित करेगी। और ये पेड़ पौधे व घास की जड़ें मृदा के कणों को पकड़े रहती है। फलस्वरूप मृदा का क्षरण कम होता है। समझे? जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे मृदा जो है उस जल को उतनी ज्यादा अवशोषित करेगी। इन पेड़ पौधों और ये जो घास की जड़ें ये मृदा के कणों को जकड़े रखती है, पकड़े रखती है, जिस वजह से मृदा का क्षरण क्या होता है? कम होता है। अगला है मानवीय कारक। मानवीय कारक अगर हम मानवीय कारक की चर्चा करें तो मानवीय कारक में मनुष्य जो है ये जलीय स्तरण को क्या करता है? और कैसे करेगा कि मनुष्य द्वारा सही ढंग से खेती न करना मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है। जैसे ढालू भूमि पर ढाल की दिशा में खेती करना। जिस तरफ ढाल है उसी दिशा की तरफ बुआई कर दी जाती है। जैसे ये जमीन का भाग है और इसी ढाल इसी दिशा में मान लो खेती की जा रही है, हल चलाया जा रहा है, तो जब बारिश होगी तो ये पानी इधर की तरफ आएगा। इधर की तरफ बहने से जो मिट्टी जो नरम पड़ जाती है, बुआई करने से खुल जाती है, कण खुल जाते हैं, तो मृदा जो है वो पानी के साथ बहकर खेत से बाहर चली जाती है। तो मृदा का कटाव हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए क्या होता है? विपरीत दिशा में ऐसे बुआई की जाती है। हम आगे पढ़ेंगे, इसे समोच्च कृषि कहा जाता है। ढाल वाली जो भूमि होती है वहां पर समोच्च कृषि की जाती है, ढाल की विपरीत दिशा में खेती करना। तो ढालू भूमि पर ढाल की दिशा में खेती करना ये मृदा क्षरण को बढ़ा दिया। दूसरी बात, नदी किनारे तक खेती करना, मतलब खेती जो है वो नदी किनारे पर करना है। पानी वर्षा ज्यादा हो जाती है, नदी में पानी ज्यादा जाता है, तो खेत में जो जमीन है वो पानी जो अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है, मृदा का क्षरण होता है। या फिर और मानवीय कारक में अगर हम देखें तो खाद का प्रयोग किए बिना लंबे समय तक खेती करना आदि, ये वो मानवीय कारक है जो क्या करते हैं? जलीय स्तरण को प्रभावित करते हैं। आप लोग इन्हें ध्यान से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी कॉपी में इन्हें नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये थे जलीय स्तरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि जलीय संरक्षण कैसे होगा, मृदा का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इस क्षरण को रोकने के लिए उपाय कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मृदा क्षरण विधियां। मृदा क्षरण विधियां मृदा क्षरण विधियां, मृदा क्षरण संरक्षण
संरक्षण है सुरक्षित करना, रक्षा करना, नाम से ही पता चलता है। वे विधियां या वे तरीके जो भूक्षरण को रोकने व जल संरक्षण में काम आती है, मृदा संरक्षण विधियां कहलाती है। मृदा संरक्षण विधियां कहलाती। ये विधियां दो प्रकार की होती है। मृदा संरक्षण विधियां जो है दो प्रकार की होती है। पहली है जैविक विधियां, दूसरी है यांत्रिक विधि। पहले तो कौन सी है? जैविक विधियां और दूसरी है यांत्रिक विधियां। ये मृदा संरक्षण, तो वे विधियां जो भूक्षरण रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती है, काम में आती है, मृदा संरक्षण विधियां कहलाती है। दो प्रकार की होती है, जैविक विधियां और यांत्रिक विधियां। सबसे पहले हम ये जो जैविक विधियां, मृदा संरक्षण की जैविक विधियां, उसका अध्ययन करेंगे। और इन जैविक विधियों में सबसे पहले जो विधि आती है उसका नाम है सस्य संबंधी विधियां। इसमें भी जैविक विधियों में भी दो प्रकार की विधियां हैं। जैविक जो विधियां हैं ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो सस्य संबंधी विधियां और दूसरी है घास संबंधी विधियां और वृक्षारोपण। तीन प्रकार के, सॉरी, सस्य विधियां एक नंबर, घास संबंधी विधियां और तीन नंबर है वृक्षारोपण। जैविक विधियों के तीन भाग हैं, सस्य विधियां, घास संबंधी विधियां और वृक्षारोपण। तो मृदा संरक्षण की विधियां हैं। सबसे पहले हम जैविक विधियों की जो सस्य विधियां हैं उसके बारे में देखते हैं। हेडिंग लगाएं, मृदा संरक्षण की जैविक विधियां, और इसमें एक नंबर होगा सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियों में दो तीन प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। कौन कौन सी? ये तो समोच्च कृषि, सस्य संबंधी विधियों में पहली विधि तरीका कौन सा है? समोच्च कृषि या समोच्च खेती। दूसरा है पलवार, तीसरा है भूमि परिष्करण, चौथा है फसल चक्र, और पट्टियों में फसल बोना। पट्टियों में फसल बोना, ये सस्य संबंधी जो विधियां हैं उसके पांच समोच्च कृषि, जो अपने जो समान ऊंचाई जो खेत होते हैं वहां पर रेखाएं पाल बनाई जाती है, इसे बोला जाता है कंटूर। क्या बोला जाता है? कंटूर। अगर ढाल ज्यादा है, अगर ढाल जैसे मान लो ये खेत है ऐसे, तो यहां पर अब ढाल की दिशा में तो हम खेती कर नहीं सकते, ढाल की विपरीत दिशा में, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे पाल बनाई जाएगी ऐसे, और इनके बीच में कृषि की जाएगी। ये जो पाल बनाई जा रही है, रेखा बनाई, इसे कंटूर कहा गया है। इससे क्या होगा, जो पानी आएगा वो यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरेगा, वो मिट्टी जो उसे सोख लेगी, वो मृदा का क्षरण नहीं होगा। और अधिक बारिश होगी तो ये इसे पार करके यहाँ पर चला जाएगा, और बारिश होगी इसे, मतलब पानी जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो मृदा क्षरण नहीं होगा।
जितनी अधिक ढाल होगी इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम, मतलब कंटूर ज्यादा बनाए जाएंगे। अगर ढाल कम है तो कंटूर के बीच की दूरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये समोच्चकर्षी जिसके तहत बद्धा क्षरण को रोका जाता है। अगली है पलवार। खेतों में क्या करते हैं, जो घास फूस होता है, पेड़ पौधे जो डंठल वगैरह होती है, डालियां वगैरह होती है, उन्हें खेत में चारों तरफ बिखेर दिया जाता है। उन्हें खेत में चारों तरफ बिखेर दिया जाता है। इस क्रिया को पलवार कहा जाता है। इससे क्या होता है, आज भी कई लोग ऐसा करते हैं। इससे क्या होता है, तो हवा चलती है तो डंठल पड़े रहेंगे, अपने जो खेजड़ियों की जो डालियां वो पड़ी रहेगी, सूखे जो पेड़ पत्ते वो पड़े रहेंगे, तो ये तो हवा के साथ ही मिट्टी का क्षरण कम होगा। दूसरी, जब पानी की बौछारें गिरेगी तब बौछार जो क्षरण होता है वो भी कम होगा, और मिट्टी जो है पानी के साथ बहकर आगे नहीं जाएगी। ये पलवार है। भूमि परीक्षण, भूमि परीक्षण के जो विधियां, जो औजार हम काम में लेते हैं, वो भी सही तरीके से हमें उन विधियों को काम में लेना चाहिए। उन्हें सही विधियों में, सही तरीके से उन्हें हमें काम में लेना चाहिए। जैसे बारानी क्षेत्र है, वहां पर अगर हमने गहरी जुताई नहीं की, तो गहरी जुताई नहीं करने से क्या होता है, खरपतवार खत्म नहीं होते। खरपतवार क्या होते हैं, खत्म नहीं होते। इसलिए बारानी क्षेत्रों की जो जुताई है वो हमें गहरी करनी चाहिए, ताकि खरपतवार क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और पानी जो है वो मृदा में ज्यादा क्या हो, अवशोषण, घास पड़ी रहेगी तो अवशोषण क्या होगा, पानी का कम होगा। तो ये मृदा भूमि परीक्षण। अगला फसल चक्र, अगला फसल चक्र, हम इसके बारे में पीछे भी अध्ययन कर चुके हैं। फसल चक्र में क्या है कि मृदा संरक्षण के लिए ये एक प्रमुख सिद्धांत है। फसल चक्र का जो सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि अधिकाधिक समय के लिए घास और दलहनी फसलों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि उर्वरा शक्ति जो है मृदा की वो क्या रहे, बनी रहे, और मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी क्या रहे, अधिक रहे। ये फसल चक्र। पट्टियों में फसल बोना, कुछ पट्टियों में मतलब एक जैसे खेत है उसमें इतनी दूर तक, ये मान लो खेत है, यहाँ पे इतनी दूर तक आपने फसल बोई, फिर यहाँ पे घास की पट्टी लगाई, और फसल बोई, घास की पट्टी लगाई। जब फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाएंगे तो उसे क्या होगा, निराई गुड़ाई एकाध पट्टियां से ऊपर से बहकर आई जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, वहां पर ठहरेगी, घास उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। तो ये मृदा संरक्षण जो जैविक विधियां हैं, उसमें पहला बात था सस्य संबंधी विधियां, जिसमें 5 प्रकार की विधियां थी। इसके संबंध में मैंने अभी आपको साधारण जानकारी दी है। इसके संबंध में विस्तार से जो चर्चा करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसलिए आप लोग बीआरएम स्कूल के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।